हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 5 के बारे में, जहां पे हमें ये समझना था कि टर्म मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट कैसे चेंज होते हैं। तो शुरू करते हैं उसी के ऊपर आज एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 हमें व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या है लेसन नंबर 5 का? थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर एंड इंटरेस्ट रेट, जहां पे हम डिफरेंट हाइपोथेसिस को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेगमेंटेड मार्केट के बारे में, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग हम कैसे मार्केट को सेगमेंट में यानी कि टुकड़ों में बांट देते हैं। और आज हम इसी के बारे में एक और टॉपिक समझेंगे। एक तो लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस को और साथ साथ लिमिटेशंस यानी कि डिसएडवांटेज को। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लेते हैं, वो क्या? द यील्ड कर्व अंडर सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस, यानी कि जब हम मार्केट को सेगमेंट की फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यील्ड कर्व कैसे बनाई जाती है। और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो देखते हैं पहला टॉपिक। तो ये आपको यील्ड कर्व दिख रहा होगा। हमने इसमें डिस्कस किया था कि जब हम मैच्योरिटी पीरियड को डिफर करते हैं, मतलब सपोज करते हैं लोन या फिर इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए करना है या फिर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए, यानी कि या तो हम लोन लेंगे या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो 1 साल के लिए हो सकता है और 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि हम इस केस में यानी कि सेगमेंटेड हाइपोथेसिस वाले केस में इन सारे बॉन्ड्स को अलग अलग मार्केट फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, यानी कि मार्केट की फॉर्म में सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो फर्स्ट मार्केट मान लेते हैं, वहां पे मान लेते हैं जो लोन मिलेगा वो सिर्फ 1 साल के लिए, दूसरी मार्केट में लोन मिलेगा 2 साल के लिए और तीसरी मार्केट में लोन मिलेगा 3 साल के लिए। पहली मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा R1, दूसरी में R2, तीसरी में R3। और हमने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात की थी कि जब भी कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है बॉन्ड मार्केट में तो जितना ज़्यादा मैच्योरिटी पीरियड होगा, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट किया जाएगा पैसा, उतना हायर रिटर्न्स जनरेट किए जा सकते हैं। और जितना कम टाइम रहेगा उतना ही जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा? कम होता शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम एक बात यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो लोन 1 साल के केस में कितना मिलेगा? कम मिलेगा। अगर हम दूसरे मार्केट की बात करते हैं जहाँ पे 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, वहाँ पे लोन का अमाउंट जो है उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा, यानी कि लोन के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। जो तीसरा पीरियड है यानी कि जहाँ पे हम 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा रहेगा। यानी कि जिस हिसाब से टाइम बढ़ेगा ना उसी हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यानी कि जैसे जैसे मैच्योरिटी का टाइम बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि 1 साल के इसमें इंटरेस्ट रेट R1 जो कि R2 R3 कंपैरिजन में क्या है? कम है। R2 R1 से बड़ा है, R3 से कम है। और जो कि R3 जहां पे हम 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट या फिर लोन की बात कर रहे हैं तो वहां पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यील्ड कर्व समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यील्ड कर्व अंडर सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन वर्टिकल एक्सिस, जहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट को कहाँ पे लेंगे? वर्टिकल एक्सिस के ऊपर। तो देखो इंटरेस्ट रेट कौन सा है? ये रहा इंटरेस्ट रेट R1 R2 R3 जो किस पे है? वर्टिकल एक्सिस पे। और जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? 1 2 3 ये किस पे है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसके बाद ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस फॉर लोनेबल फंड्स 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, जहां पे हम लोनेबल फंड की बात कर रहे हैं वो भी 3 अलग अलग इंटरेस्ट रेट के बेस पे, जैसे कि R1 R2 एंड R3 फॉर 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर लोन। जहां पे हम बात कर रहे हैं R1 की 1 साल के लिए लोन 1 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, R2 की 2 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग और R3 की 3 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ईयर लोन टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट मार्केट, 3 डिफरेंट मार्केट से रिस्पेक्टिवली, वेयर R3 इज ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि R3 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है
वो जब ज्यादा रहेगा जब मैच्योरिटी का टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। और हम सब जानते हैं R3 R2 और R1 कंपैरिजन में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड 3 साल है, R2 के केस में टाइम पीरियड 2 साल का है और R1 के केस में टाइम पीरियड 1 साल का है, इसलिए सबसे कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला है। इन गिवन फिगर बाय प्लॉटिंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते हैं ऑफ आर टर्म टू मैच्योरिटी गेट अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व, तो हमें ऐसे क्या मिलेगा, अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व यहाँ पे देखने को हमें मिलेगा। सिंस इंटरेस्ट रेट्स राइज विद टर्म टू मैच्योरिटी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी के टाइम पीरियड के साथ, तो R1 से ज्यादा है R2, R2 से ज्यादा है R3, ये हमारा टाइम पीरियड है 1 2 3। तो मैं कह सकता हूँ ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन है मैच्योरिटी के टाइम के अकॉर्डिंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। जहां पे पहले साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, और जैसे ही टाइम पीरियड तीसरे साल तक पहुंचा यानी कि टाइम और ज्यादा बढ़ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। ये दिखा रहा है एक पॉजिटिव रिलेशन है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो यील्ड कर्व है वो ऐसा बना है। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक आता है इंपॉर्टेंट नोट। अब वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो बनेगा इस हाइपोथेसिस का लिमिटेशंस भी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नोट में क्या है, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द मार्केट फॉर अ 1 ईयर लोन विल बी हैव लोअर इंटरेस्ट रेट देन मार्केट फॉर अ 2 ईयर लोन। बात है भैया, आपने हाइपोथेसिस में तो बात की है भाई, ये अकॉर्डिंग टू सेगमेंटेड हाइपोथेसिस के हिसाब से अच्छा है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो रियलिटी में ऐसा जरूरी नहीं होता कि जो पर्सन 1 साल के लिए इन्वेस्टेड है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ही मिलेगा, जो 2 साल के लिए इन्वेस्टेड है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेंगे, और जो 3 साल के लिए है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो वो बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ आप इस बात पे डिपेंड नहीं कर सकते कि टाइम ज्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, जो कि जनरली मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ यही सच है ये भी जरूरी नहीं है। क्या पता किसी एक टाइम पे जो मार्केट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल से बताऊं तो ऐसा टाइम भी आया है, अगर हम इक्विटीज की बात करते हैं ना, तो म्यूचुअल फंड ने 50-50 60% के रिटर्न दिए हैं सिंगल ईयर में। क्यों दिए हैं सिंगल ईयर में या फिर 2 सालों में, मतलब आप मान लो 30%, 35%, 40% का रिटर्न। उसका एक लॉजिक ये है साफ, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन काफी अच्छी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट रेट डिपेंड नहीं करता। वही चीज यहाँ पे नोट में भी लिखी है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि 1 साल वाले केस में इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा और 2 साल किससे 2 साल वालों से या फिर 3 साल वालों से। ऐसा हो भी सकता है कि भाई जो 1 साल में है वहां पे इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया, जो 2 साल के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल गया। ठीक है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए बट होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इट मींस अ डाउनवर्ड फ्लैट और हम्प्ड यील्ड कर्व कैन आल्सो इमर्ज, जिसकी बात मैंने की थी यील्ड कर्व वाले टॉपिक में। जब हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे वहां पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड कर्व पढ़े थे। वहां पे हमने एक टॉपिक और भी पढ़ा था कि जो यील्ड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जनरली हम जब बात करते हैं ना तो हम यहाँ पे एवरेज रिटर्न की बात करते हैं। जैसे अगर मैं मान लो कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो स्टॉक मार्केट में एक फॉर्म क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी 1 साल में किसी पर्सन ने 50% रिटर्न जनरेट कर दिए इन्वेस्टमेंट करके या फिर 40% रिटर्न जनरेट कर दिए, तो वो लगातार उसी रेट से ग्रो करता रहेगा अपने वेल्थ को। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम बात करते हैं एवरेज रिटर्न की, यानी कई बार ऐसा होता है कि मार्केट आउट परफॉर्म करती है तो अच्छे रिटर्न देती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है मार्केट सिर्फ कॉन्स्टेंट रिटर्न देती है या फिर बिल्कुल ही रिटर्न नहीं देती है। इसलिए हम ना सिर्फ फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वही चीज यहां पे है कि यील्ड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है और हम्प्ड भी हो सकता है, और यील्ड कर्व्स कैन बी आल्सो इमर्ज, मतलब ये सारे यील्ड कर्व भी इमर्ज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लिखा भी हुआ है। अगर R1 ज्यादा है R2 से, R1 ज्यादा है R2 से, इसका मतलब बात का मतलब ये है कि जो पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 2 साल के इन्वेस्टमेंट से क्या है, ज्यादा है। इस बात का मतलब ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कहीं ना कहीं यील्ड कर्व हमारा बन रहा है।
तो ये तो हमने बात की सिर्फ किसके हिसाब से, ये बात की हमने सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस के हिसाब से, और ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन बनेगी जिसको मैंने ड्रॉबैक वाले पॉइंट पे भी यहाँ पे लिख दिया है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जहाँ पे हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में, साथ साथ डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशंस जिसको आप ड्रॉबैक्स ही बोल सकते हो इस थ्योरी के, वो समझते हैं। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस। तो सबसे बड़ी एडवांटेज ये है क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट को डिवाइड कर पा रहे हैं, सेगमेंट में तोड़ पा रहे हैं, यानी कि हमने कहीं ना कहीं एक मार्केट के बहुत सारे हिस्से कर दिए जो जितने टाइम पीरियड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, जो मैच्योरिटी पीरियड अपने हिसाब से चेंज करना चाहता है, वो अलग अलग उसके पास मार्केट फॉर्म अवेलेबल है। यानी कि जिसको मान लो 1 साल के इन्वेस्टमेंट करनी है वो ऐसे मार्केट में जा सकता है, ऐसे सेगमेंट में जा सकता है जहां पे वो सारी एसेट क्लास है जहां पे इन्वेस्टमेंट का मैच्योरिटी पीरियड सिर्फ 1 साल का रहता है। ठीक है, वहीं पे जिनको 2 साल के इन्वेस्टमेंट करनी है वो ऐसी फॉर्म ऑफ मार्केट में जा सकते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 साल के लिए होती है। और कुछ लोग जिनको 3 साल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो वो ऐसी एसेट क्लास को चूज कर सकते हैं जिनका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, 3 साल के लिए या फिर 3 से फालतू साल के लिए भी रह सकता है। तो ये एक फायदा हुआ क्या चीज करने का, सेगमेंटेड मार्केट बनाने का। तो सेगमेंटेड मार्केट हाइपोथेसिस इज मोर रियलिस्टिक। ये क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, रियलिस्टिक है। ठीक है, एज इट सेपरेट्स द मार्केट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन, क्योंकि ये जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स को और बॉन्ड्स को सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है एज द रिक्वायरमेंट एंड मैनेजमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मैनेजमेंट के हिसाब से ऑफ पर्सनल फाइनेंस, किसके, पर्सनल फाइनेंस के। टू डू डिफर फ्रॉम बायर टू बायर, ताकि बायर से बायर को डिफर किया जा सके, यानी कि वो बायर डिफर रहे जिसका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड बाकी बायर से क्या है, अलग है। टू बायर एज पर देयर प्रेफरेंस, उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। लेकिन बेनिफिट तो एक ये आया ही, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। 2 पॉइंट पढ़ेंगे इसके ऊपर हम। पहला पॉइंट क्या बोलता है, द असर्शन दैट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेट्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। जो हमने यहाँ पे सोच रखा था क्या, कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेट्स हैं वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, और अनरिलेटेड इज नॉट एंटायरली ट्रू। ये पहली बात तो बिल्कुल ट्रू नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जहां पे हम इस मार्केट की बात कर रहे थे कि एक मार्केट में जो भी चेंज आ रहा है, मतलब हमने जब ये हाइपोथेसिस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वहां पे मैंने आपको लोगों को ये समझाया था कि अगर मान लेते हैं कि किसी एक मार्केट में चेंज आया, सपोज करते हैं पहली मार्केट में कोई चेंज आया, उसकी डिमांड सप्लाई चेंज हुई, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ, तो वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रही है हर एक मार्केट, तो उसका दूसरी सेगमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। रियलिटी में इंटरेस्ट रेट फर्क डालता है, आज बताता हूँ क्यों डालता है। उस टाइम मुझे थ्योरी पढ़ानी थी, मैंने आपको ये चीज समझा दी प्रीवियस वीडियो में, लेकिन आज क्लियर करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं ही एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट का ज्यादा बेनिफिट होता है, तो क्या यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ने हमें अफेक्ट नहीं किया? बिल्कुल किया। हो सकता है कुछ लोग लालच में आके उस मार्केट को बिल्कुल उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहां पे रिटर्न्स सिर्फ 1 साल के हिसाब से मिलते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। वो प्रेफर करेंगे या तो 2 साल की इन्वेस्टमेंट वाले मार्केट को या फिर 3 साल की इन्वेस्टमेंट वाले मार्केट को, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न्स ज्यादा रहने वाले हैं। तो लोग कई बार लालच में आके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, वो हमें यहाँ पर दिखता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है ना वो एक मार्केट की दूसरी मार्केट पे अफेक्ट डालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कुछ लोग 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, लेकिन उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट का मिलने वाला है, कम मिल रहा है, तो बोलेंगे यार मैं बेवकूफ हूं जो मैं इतने लंबे टाइम तक उन्हें पैसा फंसा कर रखूंगा या फिर लॉक इन पीरियड के अंदर रखूंगा। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं। ठीक है, जब वो मेरे पास पैसा वापस आ जाएगा और अगर मुझे मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तब मैं उस एसेट में दोबारा री इन्वेस्ट कर दूंगा। तो जब मुझे ऐसा लगना शुरू हो जाए कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का नुकसान भी हो सकता है या फिर रिटर्न्स कम भी मिल सकते हैं, तो लोग उनकी डिमांड को छोड़ के सिर्फ कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि हम ये चीज़ जानते हैं कि रिटर्न्स, डिमांड और सप्लाई बहुत सी चीज़ें मार्केट को अफेक्ट करती हैं। यानी कि हम ये पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं बोल सकते कि जो सेगमेंट है हर एक, चाहे वो सेगमेंट फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंड
इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि हम उन्हें कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। उसको मैंने इस पॉइंट में क्लैरिफाई कर दिया। इसके बाद क्या आता है, एम्पिरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दे टू मूव टुगेदर, मतलब एम्पिरिकल एविडेंस शो करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि ये सब एक साथ मूव करते हैं एंड अफेक्ट्स वन अनदर ओवर अ पीरियड, और एक टाइम पीरियड के बाद एक दूसरे के ऊपर प्रभाव भी डालते हैं। इसके बाद सिमिलरली टेकिंग क्लू फ्रॉम द जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क, और जब हम बात करते हैं जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क की, इट कैन बी सेड दैट द डिफरेंट मार्केट्स डू अफेक्ट वन अनदर, यानी कि डिफरेंट मार्केट एक दूसरे को अफेक्ट करती है थ्रू स्पिल ओवर एंड फीडबैक इफेक्ट्स, स्पिल ओवर या फिर फीडबैक इफेक्ट से, यानी कि लोग जो है बहुत सी बातें बताते हैं अलग अलग मार्केट फॉर्म के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर अफेक्ट जरूर डालती हैं। लास्ट पॉइंट, the theory cannot predict the changes in the patterns of the yields, it only says that yield change it preference or loans of different maturity changes, यानी कि जो ये वाली थ्योरी है वो कभी भी यील्ड्स के बाकी पैटर्न्स को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाती। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की सबसे बात कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से, कि टाइम ज़्यादा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न ज़्यादा आएंगे, जरूरी थोड़ी ना है, वो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। यानी कि अदर फैक्टर्स भी है जिसपे ये थ्योरी फोकस नहीं कर पाती है, जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को चेंज करते हैं। इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ टाइम की वजह से चेंज नहीं होता, मार्केट में ऐसी अलग अलग बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये थ्योरी जो है ना, ये सब चीज़ें बताने में फेल हो जाती है, और ये कुछ इसके मेजर ड्रॉबैक्स सामने आते हैं, लिमिटेशन सामने आते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे किसी और हाइपोथेसिस के बारे में। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोज़ के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो अब इसको जो उतारना है उतार ले, और फिर भी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसको जो उतारना है वो उतार सकता है।